नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में एनडीए के भीतर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे चुनाव के बाद। एनडीए अगर चुनाव जीतता है नहीं बने रहेंगे, इसको लेकर अभी तक बीजेपी और बाकी सहयोगी दलों के बीच मनमुटाव और एक घमासान की खबरें आ रही थी। और अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रहने और न बनाए रहने को लेकर बड़ा घमासान शुरू हो गया है, जहां गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर यह संकेत दे चुके हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वहीं बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता खुले तौर पर चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बताएंगे आपको किस नेता ने कहा है और कौन कौन नेता ये बात कर रहे हैं, किस तरीके का घमासान एनडीए के भीतर है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जमकर घेरा है, उनके वादों की याद दिलाई है और ताजा तरीन वादों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अमल कर रही है वो भी याद दिलाने की कोशिश की है। लेकिन पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पद पर के उम्मीदवार नीतीश कुमार को लेकर। बीजेपी कतई नहीं चाहती कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे चुनाव के बाद अगर एनडीए जीते, इसीलिए कोई घोषणा नहीं की गई है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री फेस को जब घोषणा कर दी, उसके बाद भी एनडीए की तरफ से उसको लेकर खामोशी बरती जा रही है बीजेपी की तरफ से। लेकिन एनडीए के बाकी घटक दल जो बिहार में है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे चुनाव के बाद। और अब राजीव प्रताप रूडी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किस तरीके से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट को पटखनी दी थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस तरह की बातें बीजेपी में कई नेता दबे मन से कर रहे थे, यानी आधिकारिक रूप से भले न कर रहे हो, अनाधिकारिक रूप से कर रहे थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर खुलकर इस मुद्दे पर बात की जाने लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के शीर्ष नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बिहार के स्थानीय नेता हैं वो मुख्यमंत्री बनाए रहने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार को। यानी सीधे तौर पर यहां भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से विभाजित दिख रही है केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेतृत्व में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। राजीव प्रताप रूडी ने खुले तौर पर, एक बार सुन लेते हैं कहा क्या है राजीव प्रताप रूडी ने। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और थे भी और आगे भी वही रहेंगे अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो। मैं एक ही लाइन में इस चुनाव को संपन्न करूंगा और पूरे बिहार में यह संवाद जाए, पूरे देश में यह संवाद जाए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर से एक बार बोलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये न सिर्फ उन्होंने कहा बल्कि उसको दोहराया वहां पर जो मौजूद लोग भी थे और साफ तौर पर कहा कि बिहार के लोग ही नहीं बल्कि इसको देश भर के लोग सुन ले। किसको सुनाना चाहते थे वो बिल्कुल स्पष्ट है अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, और ये तब है कि जब कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे और उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये एक भी बार नहीं कहा। और अमित शाह तो साफ कह चुके हैं कि चुनाव के बाद विधायक जो है वो तय करेंगे कौन जो है बिहार का मुख्यमंत्री होगा, ये अमित शाह साफ कह चुके हैं। तो राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अटल जी के समय से बड़े नेता हैं, उस समय मोदी जी से बड़े नेता हुआ करते थे राजीव प्रताप रूडी भाजपा भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने खुली चुनौती दे दी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। ये सीधी सीधी चुनौती नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजीव प्रताप रूडी ने दे दी है। और ये राजीव प्रताप रूडी वही है समीर जी, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ था, राजीव प्रताप रूडी को हराने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अमित शाह ने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे संजीव बालियान, और जो एक दूसरे बड़बोले सांसद है भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि राजीव प्रताप रूडी हार जाएं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी संजीव बालियान जीत जाएं। लेकिन पूरे
बिहार के सांसद और विपक्ष के सांसद जो थे वो एकजुट हो गए और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जो प्रत्याशी थे संजीव बालियान वो चुनाव हार गए और राजीव प्रताप रूडी जीत गए थे। उन्हीं राजीव प्रताप रूडी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में शायद जख्म खाए हुए थे, उन्होंने अब साफ चैलेंज दे दिया है अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कि तुम अमित शाह मतलब तुम अगर नीतीश कुमार को घोषित नहीं करोगे तो हम घोषित किए दे रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। सीधा सीधा चैलेंज मोदी और शाह को दिया है। जी बिल्कुल, और ये मोदी और शाह को ये चैलेंज दिया है राजीव प्रताप रूडी ने। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा फेस है। तो एक तरफ जो एक बड़ा फेस और रहे आरके सिंह, वो किस तरीके से वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे हैं उनको वोट न देने की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर राजीव प्रताप रूडी खुले आम जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसके विरोध में जाकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो गठबंधन के बाकी घटक दल हैं वो पहले से ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर बता चुके हैं कि वही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, फेस हैं, भले ही उनकी घोषणा ना की गई हो। तो इस मुद्दे पर यहां भारतीय जनता पार्टी न केवल गठबंधन के घटक दलों के विरोध का सामना कर रही है बल्कि वो बिहार के भारतीय जनता पार्टी की यूनिट के विरोध का भी सामना कर रही है। बिल्कुल साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है। यानी यहां पर बीजेपी की जो सेंट्रल यूनिट है और वहां की जो स्टेट यूनिट है वो इस मामले में बिल्कुल दो फाड़ दिखाई पड़ रही है। तो एक बड़ी चुनौती है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर वो चुनाव लड़ रही है या नहीं लड़ रही है, इस बात को वो स्पष्ट करे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता ही अब खुले तौर पर नीतीश कुमार के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं, यह अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है। और नीतीश कुमार जो बहुत ही खामोशी के साथ बताया जा रहा है कि अपने इन तमाम अपमानों का वो बदला ले रहे हैं, उसके पीछे भी ये एक बड़ी रणनीति दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से बिहार के जो नेता हैं वो इस मामले में बिल्कुल यूनाइटेड दिखाई पड़ रहे हैं। यानी अमलेंदु जी, जो एक महाराष्ट्र में देखने को मिला था गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, वही अब यहां भी दिखाई पड़ रहा है गुजरात वर्सेस बिहार। क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार के लोगों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, यहां उद्योग क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। और उद्योगों के नाम पर गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर मना कर देते हैं कि हमारे पास यहां पर उद्योग लगाने का कोई एजेंडा ही नहीं है क्योंकि यहां पर जमीन ही नहीं है। तो एक बड़ा मुद्दा अब यहां पर गुजरात वर्सेस बिहार का बन चुका है। हाँ बिल्कुल समझिए, गुजरात वर्सेस बिहार बन चुका है और पूरा चुनाव जो है इसी पे आके सिमट गया है कि गुजरात में क्या है और बिहार में क्या है। अब जिस तरीके से अमित शाह ने एक बार कह दिया कि साहब ये चूंकि बिहार में जमीन नहीं है इसलिए यहाँ उद्योग नहीं लग सकते, तो भाई उद्योग नहीं लग सकते तो जमीन नहीं तो स्मार्ट सिटी कैसे बन जाएगा? बिना जमीन के बन जाएगा। एक तब बीजेपी कह रही है कि साहब यहाँ 4 जो है वो स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे और 4 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? आसमान में बनाए जाएंगे। अगर जमीन नहीं है तो अगर 4 स्मार्ट सिटी बननी है तो उद्योग को नहीं लग सकते। उद्योग इसलिए नहीं लग सकते चूंकि उद्योग जो है वो लगाए जाने हैं गुजरात में, बिहार में नहीं लगने इसको लेकर। लेकिन समीर जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बार नाम नहीं लिया नीतीश कुमार का, उसका जवाब आज जनता दल यू की तरफ से भी दिया गया है। और राजीव प्रताप रूडी ने तो साफ कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि आज कह रहा है सारा बिहार फिर से नीतीश जी की सरकार, 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार, विकास की राह, सुशासन का आधार। अभी अभी ट्वीट किया है, ये ट्वीट आया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड का जो आधिकारिक हैंडल है उससे आया है। इसमें लिखा है कि सुशासन की नीतियों से बिहार के विकास की राह प्रशस्त करने वाले नीतीश कुमार हर बिहारी के लिए जीवन में सकारात्मक बदलाव के संवाहक हैं। आज कह रहा है सारा बिहार फिर से नीतीश जी की ही सरकार। तो ये नीतीश कुमार के नाम को लेकर अब जो एनडीए है, एनडीए के घटक दलों में और खुद भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है। बीजेपी भी इसमें अब दो फाड़ दिखाई पड़ रही है। केवल गठबंधन ही नहीं दो फाड़ दिखाई पड़ रहा है बल्कि बीजेपी खुद इसमें दो फाड़ दिखाई पड़ रही है। और एक धड़ा नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, दूसरा धड़ा भारतीय जनता पार्टी का, वो चाहता है कि नीतीश कुमार ना बने, यानी वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ खड़ा
दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ दिखाई खड़ा पड़ रहा है। और इधर देखा जाए तो बीजेपी में ही अब दो फाड़ जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगा है समीर जी। और बिहार में भी जो है दो बीजेपी हो गई है, एक बिहार की बीजेपी, एक गुजरात की बीजेपी। तो अब गुजरात की बीजेपी मोदी और शाह के साथ खड़ी है और बिहार की बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। तो अभी तक तो मामला ये था कि बीजेपी उसमें थी, चर्चाएं जो चल रही थी कि जेडीयू में तोड़फोड़ कर दी है बीजेपी ने, मोदी जी ने जेडीयू में तोड़फोड़ कर दी है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी अपना दांव चल दिया है और नीतीश कुमार ने बीजेपी में तोड़फोड़ कर दी है। मोदी जी और शाह जी के सामने चुनौती ये है कि बिहार की बीजेपी को किस तरीके से गुजरात की बीजेपी के सामने झुकाएं, क्योंकि अब ये संघर्ष जो है वो बीजेपी के अंदर शुरू हो गया है एक दूसरे के खिलाफ। जी बिल्कुल, तो ये बीजेपी के अंदर ये संघर्ष शुरू हो गया कि नीतीश कुमार चुनाव जीतने पर, एनडीए अगर चुनाव जीतता है तो मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व साफ तौर पर मना कर चुका है, यानी गृह मंत्री अमित शाह। और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार इस बात का जिक्र नहीं किया, वो स्पष्ट है कि केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार को अब ठिकाने लगाने पर लगा हुआ है। जो बात विपक्ष के नेता कह रहे हैं वो बातें कह नहीं रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेताओं को भी, जो बिहार के नेता हैं, उनको यह बात साफ तौर पर पता चल गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर से अगर ये बातें आ रही हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो फिर यह केंद्रीय नेतृत्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए चुनौती है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की परेशानी का सबब यह ज्यादा है ये अगर नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो जाते हैं या गठबंधन से कोई अलग रास्ता अपनाते हैं। इसलिए क्योंकि केंद्र की सरकार भी नीतीश कुमार की वजह से ही टिकी है। और अगर यहां बिहारी अस्मिता की बात जो सामने दिखाई पड़ रही है, स्पष्ट रूप से दिख रही है, उससे पता चल रहा है कि किस तरह से बीजेपी को अब अपनी ही पार्टी के भीतर से चुनौती मिल रही है केंद्रीय नेतृत्व की। यानी मनमाने तरीके से कहीं से भी किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो या किसी भी पद पर बैठा दो, वो मनमानी शायद बीजेपी के भीतर भी अब लोग चलने नहीं देना चाहते हैं। राजीव प्रताप रूडी के इस बयान से स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल समीर जी, राजीव प्रताप रूडी के इस बयान से एकदम स्पष्ट है कि मोदी शाह की तानाशाही अब बीजेपी में भी नहीं चल पाएगी। और बिहार का चुनाव एक कहिए कि माइलस्टोन बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में भी होने जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी में जिस तरीके से कब्जा किया हुआ है गुजराती लॉबी ने, अब उस गुजराती लॉबी को राज्यों में चुनौती मिलने लगी है और खुलकर अब मोदी और शाह के एजेंडे के खिलाफ बीजेपी के नेता बोलने लगे हैं। राजीव प्रताप रूडी का दावे के साथ ये कहना, उसके बाद सिर्फ कहना ही नहीं बल्कि जनता से उस पर मोहर लगवाना, यानी खुद चुनौती देना और जनता से भी चुनौती दिलवाना और यह साबित करना कि यह चुनौती सिर्फ राजीव प्रताप रूडी की तरफ से नहीं है बल्कि हम अपने समर्थकों से भी आपको चुनौती दिलवा रहे हैं कि बिहार के मामले में हस्तक्षेप करना बंद करो और गुजरात में जाकर आराम करो। यह एक तरीके से राजीव प्रताप रूडी का संदेश नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को दिया गया है। जी बिल्कुल, एक बार फिर सुनते हैं क्या कहा है राजीव प्रताप रूडी ने। जनसभा में यह बात कही है और जनसभा में किस तरीके से उनको वहां बैठे लोगों का जो समर्थन मिल रहा है नीतीश कुमार के नाम पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में थे, एक भी बार वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह तो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, बिहार में विधायक दल के लोग तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो राजीव प्रताप रूडी का यह बयान जो उन्होंने एक चुनावी सभा में दिया है और एक रैली में दिया है, केवल ऐसा नहीं कि ये किसी इंटरव्यू में प्रश्न उत्तर के दौरान दिया है, बाकायदा उन्होंने गंभीरता के साथ इसको दिया है और ये कहते तो पूरा देश सुन ले, यानी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी सुन ले। सुनते हैं राजीव प्रताप रूडी को कहा क्या उन्होंने। और पूरे बिहार में यह संवाद जाए, पूरे देश में यह संवाद जाए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर से एक बार बोलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीधे तौर पर और उसको अपने वहां बैठे वहां मौजूद लोगों से भी ये बात कहलवा रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि वहां नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, पूरा देश इस बात को सुन ले। बिल्कुल, ये तो बगावती तेवर में अमलेंदु जी दिखाई पड़ रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। हाँ बिल्कुल, एकदम बगावती तेवर में है और सीधे सीधे चुनौती, मतलब एक तरीके से ये जबरदस्त तरीके से चुनौती जो है वो उन्होंने दी है, एक तरीके से कहा जाए राजीव प्रताप रूडी ने। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी बिहार में थे, वहाँ से उन्होंने बहुत सारी बातें कही समीर जी, उसको लेकर जवाब जो है बहुत तगड़ा जो है वो दिया है तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि उनका प्रधानमंत्री का भाषण जो था, पूरा एक एक वाक्य जो था, एक एक शब्द उनका वो नकारात्मक था और सकारात्मक कुछ कहा ही नहीं। और बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं और ये पूछा है उन्होंने कि आपने बिहार को इन 11 साल में क्या दिया है। 11 साल से यहाँ जेडीयू और बीजेपी की मिलीजुली आपकी मतलब केंद्र में सरकार है, आपने क्या दिया है? 20 साल से यहाँ आपकी सरकार है तो आपने क्या दिया? आप सारी फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे और बिहार में आप जीत चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग सुन सकते हैं कि क्या कहा है समीर जी तेजस्वी यादव ने। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को सुनते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर उन्होंने क्या कहा कि ये बिहार के लिए क्या दे रहे हैं, केवल और केवल नकारात्मक बातें कर रहे हैं, लेकिन बिहार को कुछ देंगे भी, इसकी चर्चा वो नहीं कर रहे हैं। सुनते हैं तेजस्वी यादव को। बेरोजगारी को खत्म करना है कि नहीं करना? और मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले जिंदाबाद 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 आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। तो आप सब लोग आए, आप सब। तो ये तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने कल ये सवाल उठाया था, जो बात एनडीए के भीतर चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाने वाले हैं। धीरे धीरे वो बात कैसे आगे बढ़ रही है, पहले एनडीए के घटक दलों के नेता और अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नीतीश कुमार के नाम पर पार्टी के भीतर अब बगावत देखने को मिल रही है। और जो प्रधानमंत्री के भाषणों को लेकर नीतीश को तेजस्वी यादव ने कहा है, उसको भी हम लोग सुनते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषणों में जो कुछ भी वो कह रहे हैं केवल और केवल नकारात्मक बातें हैं। बिहार को वो क्या देंगे, बिहार के विकास के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। केवल यहां के लोगों को इतने पैसे दे देना है, इतना लोन दे देना है, यहां कौन सी इंडस्ट्री लगेगी नहीं लगेगी, यूनिवर्सिटी बनेगी, मेडिकल कॉलेज बनेगा, इसकी कोई चर्चा प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। यह कहना है तेजस्वी यादव का। सुनते हैं प्रधानमंत्री के भाषणों पर जो कल उन्होंने बिहार में दिए हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है तेजस्वी यादव ने। परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। कल मोदी जी ने सर भाई, कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की, तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही है हम लोगों ने। कोई भी बात जो है सकारात्मक फलदाय जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की, केवल नकारात्मक बात की। अगर आप लोग एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने, केवल नकारात्मक बातें की। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से प्रधानमंत्री है, बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में, या विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में। इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज जो है गुजरात में वो देते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं, लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है, हर
10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है और हर चीज का हिसाब बिहार की जनता मांग रही है और प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। और आप देखिएगा बीजेपी के लोग 2-3 दिन से इतने डरे हुए हैं और अब अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है बीजेपी। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है, तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे हैं। और जिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज हम लोगों की ताकत देखिए, आज उन्हीं लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम भाजपा के लोगों को कहेंगे कि ये चिंता भी जो है आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। तो जो भाजपा के लोग जिनसे नफरत करते थे, आज उनकी बात करने पे आ गए और अति पिछड़ों से जो है वो पूरी तरीके से नफरत करने लगे हैं। तो ये चिंता प्रधानमंत्री जी की, भाजपा की, जो उनके ट्रोलर्स हैं, जिनको भाजपा बोलती है पाकिस्तान भेज देंगे, जिनको घुसपैठिया बोलती है, जो है आने वाले समय में इस भाजपा को भी जो है हम लोग संतुष्ट कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये प्रधानमंत्री के भाषणों में सिर्फ नकारात्मकता है बिहार के लिए, और जो कुछ भी योजनाएं, जो कुछ भी रोड मैप है, वो सब गुजरात के लिए है। यानी गुजरात वर्सेस बिहार, ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। और इस मुद्दे में केवल विपक्ष नहीं बल्कि एनडीए के घटक दल और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब दिखाई पड़ रहे हैं। सीधे तौर पर, खुले तौर पर अब चुनौती मिलती दिख रही है। और ये सवाल इस समय काफी ज्यादा बिहार में चर्चा में है कि आखिर बिहार को घुसपैठियों का डर क्यों दिखाया जा रहा है, यहां पर विकास की बातें क्यों नहीं की जा रही हैं, 20 साल में किया क्या एनडीए की सरकार ने, वो क्यों नहीं बताया जा रहा है, और घुसपैठियों का डर जो है वो दूसरे राज्यों को क्यों नहीं दिखाया जाता। हालांकि दूसरे राज्यों को भी दिखाया गया, बताएंगे आपको। झारखंड में भी जब पिछले साल चुनाव हो रहे थे तो वहां भी इसकी खूब चर्चा हुई थी, लेकिन वहां के लोगों पर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और वही कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि यहां भी बिहार के लोग इतने मूर्ख नहीं है कि वो अभी भी इनके घुसपैठियों के डर या इस तरह की बातों का कोई वो संज्ञान लेंगे या उसको समझेंगे। लेकिन ये कोशिशें लगातार जारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पर अब जिस तरीके से बीजेपी के भीतर ये स्थानीयता और बिहारी अस्मिता ये मुद्दा भावी हो गया है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है, अब जिसको सीधे तौर पर कहा जाता है कि गुजरात लॉबी, उसके लिए एक बड़ा खतरनाक संकेत है। अमलेंदु जी, बिल्कुल समीर जी, बहुत खतरनाक संकेत है गुजरात लॉबी के लिए। अब तो बीजेपी के अंदर से मोदी शाह के खिलाफ खुली चुनौती के तौर, मतलब जनसभा में खुली चुनौती एक तरीके से दी जा रही है। राजीव प्रताप रूडी के तेवर बिल्कुल बगावती थे कि सीधे कह रहे हैं कि वो पूरा देश सुन ले। हाँ, पूरा देश सुन ले। और उनके मतलब जो आवाज है, उनकी भाव भंगिमा है, वो बिल्कुल चुनौती वाली है। जो पहलवान जो है अखाड़े में खड़े होकर चुनौती देता है कि आओ, जिसमें हिम्मत है ताल ठोक के कि मुझसे कुश्ती लड़ो, तो उसी तरीके की भाव भंगिमा है मोदी शाह के लिए कि आओ, हिम्मत है तो आके यहाँ कह के दिखाओ कि नीतीश जो है वो चेहरा नहीं है। ये एक तरीके से जो है राजीव प्रताप रूडी ने दी। लेकिन समीर जी, आपने जो घुसपैठियों की बात कही, तो ये घुसपैठियों को लेकर तो ये झारखंड में भी लगे थे। और आपको याद होगा कि झारखंड चुनाव से लगभग साल भर पहले से जो निशिकांत दुबे हैं वो लोकसभा में घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे थे, बार बार बात कर रहे थे। तो लोग पूछ भी रहे थे कि भैया कि अभी ये कहां से घुसपैठी लेकर चले आ रहे हैं। और पूरे विधानसभा चुनाव में वहां से हेमंता विश्व शर्मा को लाया गया घुसपैठियों का मुद्दा उठाने के लिए, शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया, निशिकांत दुबे कहते रहे, और नतीजा क्या निकला कि बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं मनोज पांडे, उन्होंने भी यही कहा है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अब इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने भी
यही कहा है कि भाई ये तो झारखंड में भी घुसपैठियों का मुद्दा लेकर आए, तो यहाँ इनका क्या नतीजा हुआ, यही बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। तो हम मनोज पांडे को भी जी, मनोज पांडे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है घुसपैठियों के मुद्दों का जिक्र करने पर। चूंकि घुसपैठियों का मुद्दा काफी ज्यादा उठाया गया था झारखंड में बीजेपी की ओर से, और इसको लेकर वहां पर असम के मुख्यमंत्री को सक्रिय कर दिया गया था, और पिछले करीब साल भर से उसमें तमाम तरह अपने हिसाब से वहां पर बीजेपी के नेता सांसद डेटा ला रहे थे और तमाम केस ला रहे थे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को वहां हार का सामना करना पड़ा। यहां पर तो 20 साल से बीजेपी का ही, एनडीए का ही शासन है, और केंद्र में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का शासन है। घुसपैठिए आ रहे हैं तो आखिर कहां से आ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। खैर, सुन लेते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे को क्या कहा उन्होंने। देखिए, घुसपैठिए का इनका जो नारा है या जुमला है, ये हर जगह पिट रहा है। झारखंड में भी यहां की जनता ने पूरी तरह से इसे नकार दिया, बिहार में भी वही गलती ये कर रहे हैं, वहां भी लोग नकारेंगे। कौन है घुसपैठिया? गुजरात से आकर घुसपैठ तुम कर रहे हो और बोलते हो घुसपैठिया। बिहार के किसी नेता का कोई कहीं चेहरा दिख नहीं रहा है। बाहरी लोग भर गए हैं बिहार में आकर और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बिहारियों को ललकारने का काम कर रहे हैं। तो समय और वहां के लोग ये समझा देंगे कि कौन सा मुद्दा वहां प्रासंगिक है या नहीं है। ये सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करना जानते हैं और कुछ नहीं। तो ये केवल इस मकसद केवल यही है कि उसका धार्मिक ध्रुवीकरण हो, लेकिन झारखंड ने दिखा दिया है और मनोज कुमार पांडे कह रहे हैं कि बिहार में भी ये पता लग जाएगा। खैर, ये सवाल तो पूछा ही जा रहा है कि आखिर 20 साल से ये मुद्दा अगर ऐसा है भी तो ये घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और जब आप अभी तक नहीं कर पाए तो फिर आगे क्या कर पाएंगे, उसकी कौन सी गारंटी है? हाँ बिल्कुल, आपने हाँ, और अच्छा, आप अमित शाह कह रहे हैं कि एक बार सरकार बनवा दो तो बिहार से सारे घुसपैठियों को निकाल के बाहर कर दूंगा। अरे 20 साल से तुम्हारी सरकार है भाई, तुम्हारी सरकार है 20 साल से, तो घुसपैठिए तुम नहीं घुसाए हैं क्या? तो ये सवाल तो मतलब अपनी नाकामी का जो झंझोरा जो है वो अमित शाह खुद पीट रहे हैं। मतलब गृह मंत्री के तौर पे अमित शाह अपनी नाकामी का, और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार होने का नाकामी का जो ढोल जो है वो अमित शाह खुद पीट रहे हैं कि यहाँ इनके रहते हुए घुसपैठिए घुसाए। तो ये नाकारापन जो एकदम से निकल कर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये नाकारापन आ रहा है समीर जी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल एक तरीके से उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसको लेकर बहुत सारे जो है सवाल उठ रहे हैं, और लालू यादव ने बहुत सख्त टिप्पणी की है और उन्होंने बताया है कि क्या जो विकास का जो मॉडल है वो किस तरीके का है, वो दिखाई पड़ रहा है। पिछले 20 साल से और 10 साल 11 साल से केंद्र सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, वो घोषणाएं बिहार में कितना जमीन पर उतरी है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। खास तौर पर ये जो त्योहारों का सीजन है, जिसको फेस्टिव सीजन है, इसमें दिखाई पड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट अगर हम देखें तो वो लिखते हैं कि झूठ के बेताज बादशाह है और जुमलों के सरदार ने शेखी बखारते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। यह भी सफेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है, कितना शर्मनाक है। डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से ज्यादा लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। यूपीए सरकार के बाद से एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया, ये लोग बिहार विरोधी है। तो ये उन्होंने सवाल पूछा है और बहुत आखिरी लाइन में भी बड़ी स्पष्ट बात कही है, यूपीए सरकार में उद्योग लगे, यानी तब लग सकते थे तो तब क्या जमीन पर नहीं लग रहे थे, तब हवा में तो लग नहीं रहे थे, तो तब भी उद्योगों के लिए जमीन की जरूरत रही होगी। हाँ, और ऐसा नहीं है कि तब बिना जमीन के लग गए। अगर तब जमीन थी तो अब जमीन क्यों नहीं है? और फिर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 4 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो भाई कहां से बना लोगे अगर जमीन नहीं है? तो ये जो अमित शाह ने जो कहा वो सीधे सीधे बता दिया अमित शाह ने कि बिहार में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगने दी जाएगी, लगाएंगे नहीं
नहीं बल्कि नहीं लगने दी जाएगी, ये चेतावनी अमित शाह ने दी है। और इसको लेकर ये मुद्दा बन रहा है कि सारी इंडस्ट्री जो है वो बिहार से भी छीन कर भेज दी जाएंगी गुजरात में, जी हाँ। और यहाँ कहेंगे यहाँ जमीन नहीं इसलिए यहाँ नहीं लग सकती, गुजरात में लगेंगी। यानी बिहारी को आप मजदूर बनाकर रखना चाहते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, वो खुलकर आरोप लगा रहे हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी के पास समीर जी कोई उत्तर नहीं है। कल प्रधानमंत्री थे समीर जी बिहार में, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल मिथ्या वाचन कई किए और जिस तरीके बताया कि साहब रील बनाने हैं तो अब रील जो है बता रहे हैं। आप बताइए प्रधानमंत्री का रील में क्या है, प्रधानमंत्री का योगदान रील में क्या है? बता रहे हैं कि हमने डाटा सस्ता कर दिया। डाटा था भाई अंबानी का, लेकिन सबसे खराब इस समय नेटवर्क अंबानी का है, जियो का, और आपका तो उस पर फोटो लगा था जब वो लॉन्च किया गया। 500 रुपए लिए थे आपने, उसके फिर बाद में जब दंड हुआ कि आपने प्रधानमंत्री का कैसे इस्तेमाल किया तो बताया था 500 रुपया उस पर दंड लगाया गया जियो पर कि आपने प्रधानमंत्री का चित्र इस्तेमाल कर लिया। तो 500 रुपए में तो आपने प्रचार कर दिया था, इसका मतलब अंबानी का। तो अब आप जब ये कर रहे हैं तो बाकी चीजें सस्ती क्यों नहीं कर सकते? पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या पेट्रोल नहीं चाहिए है, डीजल नहीं चाहिए है, सीएनजी नहीं चाहिए है, सिर्फ डेटा ही चाहिए, रील से ही काम चल जाएगा। इस रील को लेकर जो पप्पू यादव है निर्दलीय सांसद, उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, ये सवाल तो कल से हालांकि बहुत इसका मजाक भी उड़ रहा है, लेकिन सवाल है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो वो भले ही मजाक वाली बातें करें लेकिन वो गंभीरता से, और मजाक के टर्म में उन्होंने कहा भी नहीं। उनको तो इस तरीके से कह रहे थे कि ये भी एक रोजगार है जो उन्होंने दे दिया है उसको। हाँ, पकौड़ा तलने के बाद अब रील बनाना भी रोजगार है, और इस रोजगार में भी उन्हीं का योगदान है, उनकी सरकार का योगदान है। तो खैर सुनते हैं पप्पू यादव क्या कह रहे हैं कि खाली बिहार में ही लोग रील नहीं बना रहे हैं, भारत में ही नहीं बना रहे हैं, दुनिया भर में बना रहे हैं, और वहां की सरकारें इसका कोई श्रेय नहीं ले रही हैं। सुनते हैं पप्पू यादव को। राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री के समय नरेंद्र मोदी कहाँ थे? उन्होंने अमेरिका से लड़के कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को दुनिया का सबसे मजबूत सॉफ्टवेयर लाया। राजीव गांधी विद्युत परियोजना, राजीव गांव कौन ले गए? दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि रील्स तो हमारे बच्चे बना रहे हैं पूरी दुनिया में, इसमें बीजेपी और सरकार की तो कोई भूमिका नहीं है, और रील्स का पैसा अमेरिका से आ रहा है, इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। तो ये कितना झूठ बोलेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। सारी देन कांग्रेस, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, तो जब इस देश में कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से लेकर बिजली तक राजीव जी की देन है, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये कांग्रेस को ही ना दुनिया देख रही है। अब चिराग जी को तो कुछ पता है ही नहीं। इस देश में सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, और तमिलनाडु में कांग्रेस ने बनाई, महाराष्ट्र में सीएम, और बिहार में अब्दुल गफूर को सीएम, और राजीव गांधी अपने मित्र तारिक अनवर को सीएम बनाने का प्रयास किया था, और अब्दुल गफूर को यहाँ सीएम बनाया गया। और हमारे नेता राहुल गांधी जी दलित और माइनॉरिटीज दोनों को डिप्टी सीएम बनाएंगे। आप बेफिक्र रहें, हर परिस्थिति में एक दलित से भी डिप्टी सीएम होंगे और माइनॉरिटीज से भी डिप्टी सीएम। तो ये रील्स को लेकर जो प्रधानमंत्री का बयान है, अब उसकी जगह जगह आलोचना हो रही है, और सीधे तौर पर बहुत लॉजिकल बात कही पप्पू यादव ने कि उसका तो पैसा भी बना रहे हैं लोग, बच्चे, उसमें न तो कोई सरकार का योगदान है, और बनाने के बाद जो पैसा आ रहा है वो भी अमेरिका से आ रहा है, वो जो कंपनियां हैं वो वहां की है, बाहर की। जो पैसा आ रहा है उस पर टैक्स कट रहा है, अलग कट रहा है। जी हाँ, उस पर टैक्स अलग कट रहा है, और टैक्स पे टैक्स कट रहा है, डबल टैक्स कट रहा है। अमेरिका में भी टैक्स कट के आता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो भी अपना हिस्सा रख लेते हैं, कमीशन रख लेते हैं, वो जो मिलके आता है उस पर यहाँ की सरकार टैक्स ले लेती है। तो ये जो का आतंकवाद है वो मोदी जी बता रहे हैं कि बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की, कि टैक्स पर टैक्स जो है वो तो कोई रील बना रहा है, कितनी जाने जा रही है रील बनाने के चक्कर में, मालूम पड़ता कोई पहाड़ से टपक पड़ा, कोई ट्रेन से टपक पड़ा। तो मोदी जी बता रहे हैं कि टपकते रहो लेकिन रील बनाते रहो।
लेकिन अब ये सवाल बहुत जेन्युइन है और बड़ा पूछा भी जा रहा है कि आखिर इसमें सरकार का योगदान क्या है। लेकिन इसमें कुछ सोशल मीडिया पर वो पुराने कुछ ट्वीट्स फिर एक बार वायरल होते दिख रहे हैं अमलेंदु जी, जिसमें लोग कह रहे हैं कि यहां तो सांस भी ले रहे हैं तो उसमें भी सरकार अपना उसको भी अपनी क्रेडिट मान ली। बिल्कुल अपना क्रेडिट मान लेती है, मान ही रही है। कोविड के समय में मान ही लिया। कई मंत्रियों ने कहा कि आप लोग जीवित है, यही सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि, यही सरकार की उपलब्धि है। वो जो मिलता था आपका वैक्सीनेशन लगाने का, उसमें मोदी जी का फोटो होता था जी हाँ। और वहां खूब वायरल हुआ कि जाके किसी एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका कि ये तो तुम्हारा फोटो से मेल नहीं खाता, तो बताया कि हमारे प्रधानमंत्री का फोटो है। तो उनका भाई बड़ा तुम्हारा प्रधानमंत्री जो फोटो लगवाने के लिए बड़ा बेचैन रहता है, अब इसमें उसका फोटो है, तुम्हारा फोटो नहीं है, उसका प्रधानमंत्री का फोटो है। तो इस तरीके वही हुए। तो हमारे प्रधानमंत्री फोटो जीवी है, कैमरा जीवी है, ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री दिन में कई सौ रील बनवा लेते हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए तो रोजगार अच्छा है। हालांकि कल भी हमने बताया था कि प्रधानमंत्री की रील नहीं चल रही थी, कल भाषण दे रहे थे 549 या 649 कुछ लोग देख रहे थे प्रधानमंत्री को बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे। तो ये उनकी रील नहीं चल रही है, तो इसमें हमारा दोस्त थोड़ी प्रधानमंत्री की रील नहीं देखी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री इसी में कुछ रील बना रहा है, तो प्रधानमंत्री है अपने तरीके के। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने समीर जी जिस तरीके की असभ्य शब्दावली का इस्तेमाल किया, हालांकि वो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री की शब्दावली है, तो वो सभ्य क्या मतलब प्रधानमंत्री इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। अभी तो और नीचे जाएंगे। कल उन्होंने कहा कि जमानत पे पूरा परिवार है, ऐसा है वैसा है। इसको लेकर सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बहुत तगड़ा हमला बोला। बिल्कुल सुनते हैं सुरेंद्र राजपूत को। लेकिन आपने जो भाषा की बात कही और भी गठबंधन को लठबंधन और लटक झटक इस तरह के तमाम लटक झटक पटक जाने क्या क्या, और रात भर इसको सुनते होंगे, बड़े खुश होते होंगे। सोशल मीडिया बड़ी आलोचना हो रही है कि प्रधानमंत्री की भाषा ये नहीं है, भाषा को लेकर हमेशा घिरे रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनकी वो अपनी भाषा को उसी गति से आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत ने जो जमानत वाली बात बार बार दोहराते हैं, और एक बार आपको फिर से बता दें कि जो ईडी सीबीआई इनके ऊपर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का जो सरकार पर आरोप लगता है और सरकार के लिए काम करने का आरोप लगता है, इनका कन्विक्शन रेट भले ही 0 के बराबर हो, कोई किसी को यह दोषी न ठहरा दे, लेकिन अगर इन्होंने मामला दर्ज कर लिया तो प्रधानमंत्री की भाषा में वो व्यक्ति अपराधी हो जाता है। और चुनाव के समय प्रधानमंत्री उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो कल उन्होंने एक बार फिर बिहार में बताया। और जमानत पर रहना, किसी को जमानत मिलना, किसी के ऊपर आरोप लगा देना अपराध नहीं होता है कानून की भाषा में, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है। प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं। पर सुरेंद्र राजपूत ने बहुत सारे सवाल उठाए और कहा है उन्होंने कि एक समय था कि बीजेपी में कोई नेता था ही नहीं जो जमानती ना हो। सुन लेते हैं सुरेंद्र राजपूत को, क्या कहा उन्होंने। अहम सवाल है, सराय जिले में लगातार रैलियां की, जिस दौरान उन्होंने ये बात कही, उन्होंने विपक्ष की तुलना जो है जमानत पर बाहर आए लोगों के नेतृत्व वाले गुंडों के गठबंधन से की, और सत्तारूढ़ सरकार का रिकॉर्ड तो जीत की भविष्यवाणी की। देखिए, जमानत पर बाहर तो नरेंद्र मोदी जी किसी वक्त आप भी थे, आपके तड़ीपार भी थे, और एक वक्त तो ऐसा था कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जमानत पर थी। कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता नहीं था जो जमानत पर न हो। जमानत पर होने का मतलब अपराधी नहीं होता है। जमानत पर होने का मतलब यह भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के गलत केस उसके ऊपर लगा रखे हैं, जैसा आपने 2014 के बाद किया हुआ है कि विरोधियों के ऊपर केस लगाओ और अपनी बात करो। सच बात यह है कि जमानत पर आगे आने वाले समय में जब आपके भ्रष्टाचार खुलेंगे, जब आपकी तमाम ये हिंदू मुसलमान की राजनीति खुलेगी, नोटबंदी की असलियत खुलेगी, तो जमानत पर आप और पूरी भारतीय जनता पार्टी होगी। इस चीज को याद रखिएगा। और दूसरी बात, बिहार का 20 साल का लुटेरों का राज्य है। नीतीश कुमार से बड़ा लुटेरा और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी लुटेरी पार्टी कोई नहीं है। पिछले 8 साल में 4 लाख करोड़ रुपए की आपने माफियाओं के जरिए वहां शराब बिकवाई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पिछले 20 साल में वहां पर पुल पुलिया 8000 करोड़ के चूहे खा गए हैं, 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी गए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार आप क्या? सबसे बड़ा लुटेरा मुख्यमंत्री को आप सपोर्ट करते हो, और बिहार भ्रष्टाचार का बिल्कुल एक एपिक सेंटर बन गया है। 14 तारीख को गठबंधन की सरकार आएगी। आप परेशान हैं, हम जानते हैं, आप हैरान भी हैं, आप परेशान भी हैं, चूंकि इसी गठबंधन की सरकार से आपकी केंद्र की सरकार भी प्रभावित होगी। याद रखिएगा, बिहार में नौजवान को नौकरी चाहिए, महिलाओं को जो है महंगाई से मुक्ति चाहिए, महिलाओं को स्वरोजगार की स्थितियां चाहिए। ये सारी की सारी हर घर नौकरी
महागठबंधन की सरकार देगी, आप लोगों की तरीके से जुमलेबाजी नहीं करेगी। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री बिहार में उन्होंने बताया कि लालू सरकार पर निशाना साधा और शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर उन्होंने कड़ी आलोचना की है। शहाबुद्दीन के तो ये जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, और जमानत की जो बात की तो कि जमानत पर एक समय में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, यानी जमानत पर होना, किसी के खिलाफ केस दर्ज हो जाना, ये उसके अपराधी होने का सबूत नहीं होता है। लेकिन एजेंसियां किसी के खिलाफ ये केस दर्ज कर देती हैं और उसके बाद उनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में उसको अपराधी बनाने में करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, अपराधी बनाने में करते रहते हैं। कहा जो सुरेंद्र राजपूत ने कि भाई आपके तो जो गृह मंत्री है इस समय वो तड़ीपार भी रह चुके हैं और जमानत पर तो आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी थी। वरिष्ठ नेताओं के ऊपर तो हत्या और इस तरह के खतरनाक अपराध के केस दर्ज, खतरनाक अपराध के केस है। वो सुखराम जो इनको जब सजा हुई तो बीजेपी में थे। जी हाँ, भ्रष्टाचार में सजा हुई। जी हाँ, तो बीजेपी में थे वो, तो उनको सजा हुई। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो तमाम भारतीय, मतलब आपका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कैमरे पे पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, भाई आपका पकड़ा गया और दुनिया भर को आप चोर चोर बोलते रहते हैं। आपका तो अध्यक्ष पकड़ा गया कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड, और बाद में मतलब हालांकि उस समय जीवित नहीं रहे जब तक सजा का ऐलान हुआ, लेकिन वो पकड़े गए ऑन रिकॉर्ड। और बंगारू लक्ष्मण, आपने तो भाई, आपकी सरकार ने तो सैनिकों के ताबूत आए थे उसमें घोटाला कर लिया। ताबूत घोटाला कितना फेमस है। तो ये आपका योगदान जो है ये है एक तरीके से देखा जाए तो। ये तो हालांकि प्रधानमंत्री हैं तो आपने ठीक है चुनावी सभा में आए हैं, अपनी बातें करेंगे, मन की बात करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अब लोग प्रधानमंत्री के मन की बातों पर ना तो यकीन करते हैं ना सुनना चाहते हैं, बल्कि उसके जवाब बहुत तगड़े तरीके से आने लगते हैं। अब समझिए जो प्रधानमंत्री ने कल एक और बात कही कि साहब वो जननायक की उपाधि चुरा ली, उसका जवाब जो है वो दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तेजस्वी यादव के घर के बाहर एक पोस्टर लिखा है जिस पर लिखा है बिहार का नायक। बिल्कुल, वो पोस्टर हम देखते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से उसका जवाब दिया गया है। लेकिन जवाब तो कल जयराम रमेश ने बहुत लंबा चौड़ा दिया था। हम लोगों ने जिक्र भी यहां किया था कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री जब बने तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए जो आरएसएस और उस समय जो जनसंघ हुआ करता था, जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी पार्टी है, उन्होंने किस तरह से षड्यंत्र किया और आखिरकार उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। अचानक अब पता नहीं क्यों प्रेम उमड़ा हुआ है कर्पूरी ठाकुर के प्रति, लेकिन क्या होता है, उसका क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। पर कर्पूरी ठाकुर की पौत्री जो है वो भी चुनाव लड़ रही है जन स्वराज पार्टी से, और उन्होंने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री 40 साल तक आपकी पार्टी कहाँ थी? आप बताइए, आपका अचानक से प्रेम उमड़ पड़ा तो कर्पूरी ठाकुर को आप समर्थन देते हैं? कर्पूरी ठाकुर ने समीर जी जब आरक्षण लागू किया तो मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर को ही समर्थन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? उनकी योजना लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इतना ज्यादा भाई आखिर क्या कारण है कि आप अपने लोगों, आप वहां कैलाशपति मिश्रा को जाकर याद नहीं कर रहे हैं, आप वहां सुशील मोदी को याद नहीं कर रहे हैं। अभी सही बात है, अभी आपके 2 साल पहले तक सबसे बड़े नेता आपके सबसे बड़े नेता होते थे। डॉक्टर सीपी ठाकुर आपके सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, आपने उनमें से किसी को याद नहीं किया। तो ये बीजेपी के नेता नहीं रहे। अब मोदी जी के आने के बाद ना कैलाशपति मिश्रा बीजेपी के बड़े नेता रहे, ना सीपी ठाकुर बीजेपी के नेता रहे हैं, ये कोई भी बीजेपी के नेता नहीं रहे। ना वो राम लखन यादव थे, मुझे ध्यान पड़ रहा है, या नहीं राम लखन यादव नहीं, दूसरे एक यादव भी थे जो बड़े नेता थे इनके ही, वो नहीं रहे। और एक वो जो दूसरे हुकुमदेव नारायण, वो तो ये तमाम लोग जो आप किसी को भी याद नहीं कर रहे हैं। आप किसको याद कर रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर को, जो कर्पूरी ठाकुर आपके खिलाफ खड़े हुए थे। आपने उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, आपसे मतलब आपकी पार्टी ने जो उसमें आप जनसंघ हुआ करता था, उसने जो किया था, सरकार आपने गिरवाई थी। तो ये अब आप जाकर आपको कर्पूरी ठाकुर याद आ रहे हैं। तो ये छल छद्म की राजनीति जो है वो लंबे समय तक चल नहीं सकती। लेकिन प्रधानमंत्री को भरोसा ये है कि वो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के बारे में तो कहा ही जाता है अमलेंदु जी कि वो वही उसी को याद करते हैं जिनसे उनको राजनीतिक लाभ मिल रहा होता है। तो ये स्पष्ट है, वो तो भगवान राम को भी भूल गए जब अयोध्या में चुनाव हारे, तुरंत वो जगन्नाथ पहुंच गए, जय जगन्नाथ करने लगे थे। एक बार मुख से जय श्री राम नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। 2024 के चुनाव के बाद मुख से जय श्री राम, मतलब क्लियर है। अब वहां बिहार पहुंचे तो सीता मैया का मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन वहां जय श्री राम वहां भी नहीं बोल रहे।
तो अब सीता मैया का मंदिर काम में नहीं आएगा तो फिर भूल जाएंगे। तो ये तो उनकी अपनी नीति रहती है। तो ये प्रधानमंत्री का तो इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठते रहते हैं, तो वो प्रधानमंत्री पे सवाल उठ भी रहे हैं। जी बिल्कुल वो सवाल। और ये वही ये पोस्टर्स हैं जो आरजेडी ऑफिस पटना में है राष्ट्रीय जनता दल का, वहां ये लगे हुए हैं बिहार का नायक तेजस्वी यादव के लिए। और जननायक कर्पूरी ठाकुर को अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब याद कर रहे हैं तो उनके परिवार के लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आप 40 साल से कहां थे, आपकी पार्टी कहां थी। और यही वो पार्टी है, इसी पार्टी के पितृ संगठन है जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को षड्यंत्र करके मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। ये बड़ी खबर है अमलेंदु जी, जो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी जिससे लोगों को बहकाने की कोशिश करती कि उधर किसी का ध्यान न जाए, जो तमाम पीएसयूज हैं उनको बेचने का, उनको प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में भी सिर्फ 1 या 2, और आजकल तो केवल 1 ही बने हुए हैं। उसमें उन्होंने LIC को लेकर एक खबरें छपी हैं कि किस तरीके से LIC को बाध्य किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित उद्योगपति मित्रों को पैसा देने के लिए। इसका बड़ा खुलासा एक विदेशी अखबार ने हाँ, द वाशिंगटन पोस्ट जी, उसने ये खबर छापी है कि प्रधानमंत्री ने दबाव डालकर 33,000 करोड़ रुपया जो है वो अडानी को उबारने के लिए LIC का उसमें निवेश करवा दिया, जो कि एक बड़ा स्टेक जो है LIC का वो अब खतरे में आ गया है। और LIC में पैसा किसका समझ लीजिए, हम आप जैसे सामान्य लोगों का पैसा है, जो मेहनत की कमाई से जो है हर महीने बचत करके और LIC में जमा करते हैं कि चलिए आगे चलकर कुछ काम आएगा, बच्चों के लिए कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब ये सारा खतरे में डाल दिया है। अडानी डूबेंगे तो LIC का पैसा भी ये सब डूब जाएगा और उसके बाद हम लोगों का पैसा भी डूब जाएगा। ये है, इसको लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और काफी ज्यादा सवाल जो हैं वो इस सरकार पर उठाए। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, देखते हैं उनका ट्वीट क्या है। उन्होंने उस खबर को के स्क्रीनशॉट को लगाते हुए लिखा है कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर की असली लाभार्थी भारत की आम जनता नहीं बल्कि मोदी जी के परम मित्र है। क्या एक आम सैलरीड मिडिल क्लास व्यक्ति जो पाई पाई जोड़कर LIC का प्रीमियम भरता है, उसे यह भी मालूम है कि मोदी जी उसकी ये जमा पूंजी अडानी को बेल आउट करने में लगा रहे हैं? क्या ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, लूट नहीं है? क्या LIC का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है और मई 2025 में 33,000 करोड़ लगाने का प्लान था, उस पर मोदी सरकार कोई जवाब देगी? इससे पहले भी 2023 में अडानी के शेयरों में 32% से ज्यादा गिरावट के बावजूद LIC और SBI का 525 करोड़ अडानी FPO में क्यों लगवाया गया? अपने परम मित्र की जेब भरने में मशगूल मोदी जी 30 करोड़ LIC पॉलिसी धारकों की गाढ़ी कमाई क्यों लुटा रहे हैं? ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है अमलेंदु जी। अभी तक तो आरोप है कि देश की तमाम चीजें उनको दे रहे हैं, लेकिन अब ये देश के लोगों की जो जमा पूंजी है उसको भी अडानी को सौंप दे रहे हैं। ये बहुत खतरनाक ये जो खबर है, और यही लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत खतरनाक खबर है समीर जी। और जो RBI का रिजर्व होता है वो तो कई बार निकाला ही जा चुका है। RBI के गवर्नर इसी चक्कर में इस्तीफा दे दिया। वो अब जाके जो IMF में जो है डायरेक्टर हो गए हैं उर्जित पटेल, उन्होंने इसीलिए इस्तीफा दे दिया। और अब ये इसको लेकर इधर कांग्रेस ने एक और तंज जो है वो कसा है समीर जी, और एक ट्वीट के जरिए LIC का जो योगक्षम वाहम्यम है, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी की सारी भी, उसका जो लोगो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उसने मतलब चढ़ाया है और लिखा है कि अडानी बीमा निगम। ये देखिए, ये जो हाथों के बीच में जो LIC का होता था उसमें उन्होंने अडानी जी को खड़ा कर दिया है। ये है अडानी बीमा निगम। ये कांग्रेस का ट्वीट है, ये हम लोग अपने इस पे स्क्रीन पर देख रहे हैं समीर जी। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसको लेकर ये है उसने एक बहुत व्यापक रिपोर्ट एक है जिसमें कहा गया कि 33,000 करोड़ रुपए LIC का देने के लिए LIC को अडानी को देने के लिए बाध्य किया गया ताकि अडानी उन पैसों का इस्तेमाल कहीं और कर सके। बहुत कितनी हैरान करने वाली बात है। दुनिया के तमाम देशों में यह आरोप लगते हैं कि प्रधानमंत्री उन्हीं की बिजनेस डील के लिए वहां पर दूसरे देशों के साथ जो बायलैटरल जो संबंध है उसके लिए जाते हैं और वहां डील करके आते हैं अडानी के लिए और अंबानी के लिए। अभी समीर जी मंगोलिया के राष्ट्रपति यहां आए थे
और तमाम जो मीडिया के जो एंकर्स हैं उनको सबको उनसे मिलवाया गया, उनके राष्ट्रपति से। सबने बड़ा प्रसन्न होकर अपने ट्वीट किए कि साहब देखिए हमने मोदी जी ने बुलाया था वहाँ के राष्ट्रपति को और उनके साथ हमारा हुआ। और आपको याद होगा कि मंगोलिया भी प्रधानमंत्री गए थे, मंगोलिया के लिए बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज देकर आए थे, कई लाख करोड़ का जो था वो सब दान दिया जाएगा मंगोलिया को। वहां भी आरोप लग रहे हैं कि मंगोलिया में चूंकि कोयला का काफी काम है तो वहां अपने मित्र को बिजनेस कराने के लिए प्रधानमंत्री वहां डील करके आए। ये आरोप है विपक्ष के, हम नहीं जानते कि क्या करके आए क्या करके नहीं आए, लेकिन विपक्ष के आरोप इस तरीके के लगते रहते हैं। तो ये चीजें सामने आती रहती हैं, ये बार-बार सवाल उठते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो जिस भी यात्रा पर जाते हैं तो वो यात्रा जो है वो अपने मित्र के उसके लिए होती है, व्यापार बढ़ाने के लिए उसके लिए जाते हैं। और ये जो वाशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि चूंकि अमेरिका में उनके खिलाफ जांच चल रही है और अमेरिका से के प्राइवेट बैंकों ने, निजी बैंकों ने उसको नहीं किया, लोन नहीं दिया, तो फिर ये LIC से उसमें निवेश करवाएगा, ये जो है उस खबर में कहा गया। जी बिल्कुल। तो LIC से LIC पर दबाव डालकर अडानी को पैसा दिलवाया गया और LIC में जमा पूंजी होती है, रखी होती है। आम लोग जो अपना जो बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं और उसका हर महीने हर साल वो प्रीमियम भरते हैं पैसे काटकर, यानी लोगों की जमा पूंजी और जो पैसा था उसको अडानी को दिलवा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह बड़ा गंभीर आरोप है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं को जमानती बताते रहते हैं। ED CBI उन जगहों पर पहुंचती रहती है, इन तरह के जहां पर सरकार का समर्थन है, जिसको सरकार चाहती है, उसके यहां ED नहीं पहुंचती है। ताजा तरीन एक उदाहरण और दिखाई पड़ा है। उदित राज है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पहले जब राजनीति में आए तो भारतीय जनता पार्टी में गए, सांसद बने, काफी सम्मान उनको मिला, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी में आए और अब जब बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो किस तरीके से उनके ऊपर जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, वो सख्ती होती है, वो सारी चीजें की जाती हैं। हालांकि अभी ED CBI से बचे हुए हैं, 2-4 बार और ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो फिर उसकी भी इज्जत में आई जाएंगे। हाँ बिल्कुल। कल उनका सामान जो था, उनके जो सरकारी आवास था उनकी पत्नी के नाम पे था और 28 अक्टूबर की उस अदालत में उसकी डेट भी लगी हुई है। वो सारा सामान सड़क पर फेंकवा दिया गया और पूरी रात जो है उदित राज ने वो सड़क पर बिताई है। उदित राज का साफ साफ आरोप है कि जो हरियाणा में जो ADG थे पूरन कुमार, वाई पूरन कुमार, उनके मामले में चूंकि उन्होंने सवाल उठाए तो इसलिए फिर उनको दंड दिया जा रहा है कि आपने ये मामला क्यों उठाया, चूंकि बिहार का चुनाव भी है और दलित मतदाताओं के ऊपर बीजेपी को लेकर एक खास नाराजगी देखी जा रही है। हम लोग सुन लेंगे कि क्या शहरी विकास मंत्रालय भी खट्टर साहब के शहरी विकास मंत्रालय भी खट्टर साहब के पास है और चूंकि हरियाणा का ही मामला है और उसमें खट्टर को ही उन्होंने जो था एक तरीके से आरोपित किया था उदित राज ने, तो इसलिए उनका सामान सड़क पर निकलवा कर फेंकवा दिया गया। तो ये मसला भी अब बिहार चुनाव में भी एक बड़ा मसला बन सकता है। हम लोग सुन सकते हैं। जी सुनते हैं उदित राज को। उनका कहना है कि हमने इसको थोड़ी इसका जो अभी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, 28 तारीख को सुनवाई थी, लेकिन 4 दिन भी गवारा नहीं हुआ सरकार को और सामान उठाकर बाहर फेंकवा दिया। सुनते हैं उदित राज क्या कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, वरना इस तरह से सामान निकाल करके सड़क पर फेंकने का काम, इसमें तो बहुत कुछ टूट भी गया है, ऐसा नहीं होता। 28 अक्टूबर को तारीख लगी हुई और कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउस, खट्टर जी मंत्री हैं, उनको नोटिस भी किया। आज जब 22 तारीख सुबह आए तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि 28 तारीख को आपको एक्सटेंशन मिलता है 1 महीने, इतना ही पर्पज था हमारे रहने का। तो इस तरह से मैटर सब जुडिस होने के बावजूद पूरे दिन पर आज कार्रवाई किया और सामान फेंकते रहे। किसी तरीके से हम लोगों ने कुछ समझने की कोशिश की। 35 साल की गिरफ्ती है तो सामान तो हो ही जाता है। इस तरह से अन्याय किया गया। मैं 2009 में Y+ सिक्योरिटी मुझे मिली थी, इन्होंने दिया भी नहीं। मैं MP बना, कंटिन्यू रही। जैसे मैं बीजेपी छोड़ा, सिक्योरिटी वापस हो गई। आज हमसे घर भी छीन लिया। घर मेरे पत्नी के नाम पर और तमाम सारे लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो बीजेपी के हैं, बड़े बड़े पैलेसेस में रह रहे। हम तो रेंट दे रहे थे और 1 महीने की हमें जरूरत रही। मेरे फादर इन लॉ बीमार थे, अभी हाल में उनकी डेथ हुई।
ट्रीटमेंट के वास्ते हमने इसको रखा था और रेंट भी दे रहे थे, 1 महीने का एक्सटेंशन ही चाह रहे थे। तो ये जोर जुल्म है और क्योंकि मैं दलितों तो ये 4 दिन की मोहलत चाह रहे थे कि कोर्ट बता दे कि मिलेगी मोहलत आगे बढ़ाने की कि नहीं बढ़ाने की, लेकिन उठाकर बाहर फेंक दिया गया। तो सवाल ये है, हालांकि इनके ये कल से ही तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और उसमें कमेंट बॉक्स में लोग लिख भी रहे हैं कि जब आपको पता है तो आप फिर इस तरह की बातें कर क्यों रहे थे। आपको पहले तो बीजेपी छोड़नी नहीं चाहिए थी, और छोड़नी चाहिए थी तो फिर इस तरह के बयान आपको नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि आप सरकार से ये उम्मीद करें कि सरकार के खिलाफ आप बोलते रहें और सरकार आपको चुप रखेगी, कुछ करेगी। अभी उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार का आज ही सुबह एक ट्वीट आ रहा था अमलेंदु जी, कि उन्होंने एक घटना का वहां पर पर्दाफाश किया। पुलिस वाले उनसे उनका नंबर, उनकी जानकारी मांग रहे हैं, यानी सीधे तौर पर उनको धमका रहे हैं कि आप अगर इस तरह की खबर करेंगे तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। तो ये सरकार का तरीका ही है। लोग कमेंट बॉक्स में मजे ले रहे हैं, एक तंज कस रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक संकट है कि आखिर सरकार के खिलाफ बोलने और कहने और लिखने वालों को क्या प्रताड़ित किया जाएगा, इसी तरीके से पीड़ित किया जाएगा। समीर जी, चिराग पासवान बेचारे बोले भी नहीं थे सरकार के खिलाफ, कुछ हनुमान जी कहते रहे, उनका सामान निकलवा कर फेंकवा दिया था। उनके पिताजी का फोटो सड़क पे पड़ा हुआ था, भारतीय संविधान पड़ा हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र पड़ा हुआ था, मोदी जी नहीं फेंकवाया था वो सामान भी। तो जबकि वो बेचारे तो बोले भी नहीं थे कुछ भी, पार्टी भी उनकी तोड़ दी गई थी। तो जब उनको माफ नहीं किया तो उदयदास को काहे माफ कर देंगे। बीजेपी का मोहरा बन के उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक स्तर को दांव पे लगा दिया, स्तर पे दांव पे लगा दिया। अपनी 20 साल की पार्टी का जो था उसको दांव पे लगा दिया, अपने पिताजी की पूरी प्रतिष्ठा थी वो दांव पर लगा दी। हनुमान बन गए मोदी जी के, मतलब इतना यहां तक आ गए और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, फिर स्वीकार भी कर लिया ये। लेकिन अब समझ लीजिए, चूंकि बिहार का चुनाव भी चल रहा है और त्योहार का सीजन भी है, छठ आज से शुरू हो गई है खाए नहाए के, और 27-28 को अर्घ दिया जाएगा शायद। त्योहारों के सीजन में जिस तरीके से अभी लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाए कि भाई 13,800 कुछ गाड़ियां पूरे हिंदुस्तान में हैं और मोदी जी ने बता दिया 12,000 रेलगाड़ियां बिहार के लिए चलाई जाएंगी, और जो दुर्गति देखने को मिल रही है यात्रियों की, उसको लेकर राहुल गांधी ने बिल्कुल अभी एक ट्वीट किया है। जी बिल्कुल, देख लेते हैं राहुल गांधी ने क्या लिखा है कि त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है, मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन ये लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी है, टिकट मिलना असंभव है और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं, लोग दरवाजों और छतों तक पर लटके हैं। फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल और बदतर ही होते जाते हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। यह सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नीयत का जीता जागता सबूत है। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, यह अधिकार है, कोई एहसान नहीं। तो ये बातें कि ये जन कल्याणकारी योजनाएं वो लोगों का अधिकार है, उनको रेवड़ी नहीं कहा जाता। लेकिन सरकार को, मौजूदा सरकार को लगता है कि चुनाव से पहले कुछ हजार रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए जाए, यही सबसे बड़ा जन कल्याण है। और यहां 12,000 ट्रेनों की बातें हो रही है कि कहां गई जो बिहार के लिए स्पेशल चलाई गई थी और किस तरीके से यहां लोग जा रहे हैं। आज एक कुछ ऐसे दृश्य थे जिसमें लोग कहे कि हम जानबूझ के रील नहीं बना रहे हैं, मजबूरी में है कि लटक कर हम ट्रेन के ऊपर जा रहे हैं और हमारे पास मोबाइल है तो हम उसकी तस्वीर खींचकर प्रधानमंत्री को और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को दिखाना चाहते हैं, जो अभी 1-2 दिन पहले रेलवे स्टेशन पर जायजा ले रहे थे और बड़ी उन्होंने तसल्ली जाहिर की कि पहले बहुत दिक्कत होती थी लोगों को, अब बड़े आराम से लोग बिहार जा रहे हैं छठ मनाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई जो रील बन रही है तो रील इसीलिए भी बन रही है कि साहब ट्रेन में जगह नहीं है, किस तरीके से बिल्कुल ठूस ठूस के भरे जा रहे हैं। और उसके बाद भी 15 रुपए का पानी 20 रुपए मिल रहा है, 80 रुपए की खाने की प्लेट जो है वो 130 रुपए की मिल रही है। ये सब भी जो है बनाए जा रहे हैं। कैसे किसी का रिजर्वेशन था, दूसरा उस पर आगे बैठ गया है। अब कहाँ रिजर्वेशन बचा? समझिए 72 लोगों का सीट होती है और 372 लोग अगर उसमें अंदर चले जाएंगे तो कहाँ किसका रिजर्वेशन क्या रह जाएगा? इस तरीके की जब घटनाएं हो रही है तो उसकी रील बन रही है। लेकिन प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि सब खुशी में रील बन रही है, व्यापार हो गया है। तो प्रधानमंत्री की और लोग कमाई कर रहे हैं, तो ये महिमा अपरंपार है। लेकिन जो वैष्णव साहब रील बनवा रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि बहुत अच्छी सुविधा है,
ट्रेनें एकदम खाली आ रही हैं, सबको जो है अब बताइए, एक ट्वीट कराया जा रहा है कि मैंने 1 मिनट पहले अपने परिवार के 48 लोगों का जो था वो कराया टिकट, सबको कंफर्म मिल गया। अरे भाई पहले तो ये बताइए परिवार कौन सा है जिसके परिवार में 48 लोग हैं जी, तो पहले वो परिवार बताया जाए। मतलब ट्वीट कराते समय, इस तरीके कराते समय ये भी ध्यान नहीं रख पा रहे कि फर्जी वाला इतना नाक उड़ा लोग पकड़ रहे कि किसी के परिवार में 48 लोग हैं, 48 लोगों का वो रिजर्वेशन करा रहा है, बता रहा है कि 48 लोग परिवार में है। भाई ऐसे अब कितने, और सबको कंफर्म मिल जा रहा है, तो 48 लोगों का ऐसे तो हुआ नहीं होगा रिजर्वेशन, कैसे तो भाई जारी करो उसका PNR नंबर वगैरह क्या है, 48 लोग जो है, लेकिन ट्वीट कराए जा रहे हैं कि 48 लोगों का हो गया और उसको किया जा रहा है। तो ये राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाए समय। जी बिल्कुल, इस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और छठ के दौरान, चुनाव के दौरान ही छठ पर्व का पड़ना भी बिहार में मायने रखता है। इस समय वहां पर लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, दुर्दशा हो रही है, और उस पर भी सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, पहले ऐसा भी नहीं होता था। तो इस चीज को लेकर निश्चित तौर पर वहां के लोगों में नाराजगी है। ये नाराजगी स्टेशनों पर जगह जगह देखी जा सकती है, जहां हजारों की संख्या में लोग घर जाने को अपने परेशान हो रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है उनको, रिजर्वेशन मिलने की तो बात छोड़ ही दीजिए। और यहां पर किस तरीके से पुरानी 30 साल, 40 साल, 50 साल पुराने इतिहास को दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 20 साल में क्या हुआ है, एनडीए की सरकार ने क्या किया और केंद्र की 11 साल की एनडीए सरकार ने क्या किया। यह जवाब वहां पर मांगा जा रहा है। इस जवाब का, इन सवालों का जवाब न तो प्रधानमंत्री के पास है, न ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास है, और न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को क्या फेस बनाने को लेकर वहां पर रार मची हुई है, एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी में भी दो फाड़ हो गया है। वो इस चुनाव में एनडीए को कितना फायदा पहुंचाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा, वो चुनाव में देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा खतरा केंद्र की एनडीए सरकार पर, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी पड़ सकता है, यह तय है। देखते रहिए क्या कुछ होता है। बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने जा रहे हैं बिहार के, और बहुत ही दिलचस्प परिणाम भी आएंगे, और उन परिणामों का असर भी काफी ज्यादा होगा, आगे भी होगा। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।